Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 8th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ, विच इज़ अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं. लास्ट ईयर बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2021 त्रिपुरा के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, उनसे जुड़ी हुई जो मॉस्क थी या फिर जो कुछ शॉप्स और जो लोगों के घर थे उनको वहाँ पे वैंडलाइज किया गया और एक तरह से कम्युनल वायलेंस वहाँ पे क्रिएट हो गई, विच वॉज ट्रिगर्ड बाय सम एंटी हिंदू वायलेंस इन द नेबरिंग बांग्लादेश एज वेल. एंड इसे लेकर वहाँ पे जो भी जर्नलिस्ट या फिर एक्टिविस्ट या फिर कोई भी अगर लोग इस वायलेंस को लेकर अगर ट्वीट कर रहे थे या फिर आर्टिकल्स लिख रहे थे, उन्हें त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नोटिसेस दिए अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुल्ड अप त्रिपुरा पुलिस एंड गवर्नमेंट कि उन्होंने बार बार वहाँ पे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट जो भी इस वायलेंस को रिपोर्ट कर रहे थे उनको UAPA अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिसेस किस तरह भेजे. सो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA, नाउ दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1967 और इसका मेन एम है टू प्रिवेंट द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इन इंडिया. नाउ इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दे दी जाती है. नाउ जिसके तहत अगर सेंटर को लगता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि अनलॉफुल है तो उस एक्टिविटी को बाय वे ऑफ एन ऑफिशियल गैजेट अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसके अंदर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज हाईएस्ट पनिशमेंट भी मिल सकती है. अलॉन्ग विद दिस याद रखिएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बोथ इंडियन एज वेल एज अगर कोई फॉरेन नेशनल है, इन दोनों को चार्ज किया जा सकता है. तो इंडियन और अगर कोई फॉरेनर है उनको भी चार्ज किया जा सकता है अंडर UAPA. और अगर हम इस एक्ट की एप्लीकेशन की बात करें तो ऑफेंडर्स चाहे वो इंडिया में थे या फिर फॉरेन लैंड पे थे, सेम तरह से ये जो एक्ट है वो अप्लाई होता है. सो अंडर दिस UAPA एक्ट जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अरेस्ट के बाद मैक्सिमम 180 डेज़ तक चार्जशीट जो है वो फाइल कर सकती है और ये जो ड्यूरेशन है 180 डेज़ की, ये फर्दर भी एक्सटेंड की जा सकती है आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट. एंड रिसेंटली 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स की जाती हैं एंड दिस एक्ट बेसिकली एम्पावर द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी to grant the approval of the seizure or attachment of property when the case is investigated. Along with this, इस एक्ट के तहत वो ऑफिसर्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो कि इंस्पेक्टर या अबव रैंक के हैं, दे कैन इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ टेररिज्म, इसे भी ऐड किया गया. एंड एक और चीज़ याद रखिएगा, दिस एक्ट हैज़ प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट. सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो UAPA एक्ट है इसकी डिटेल्स आपको क्लियर होनी चाहिए. इस एक्ट के तहत क्या पावर मिलती हैं सेंटर को, क्या अमेंडमेंट 2019 की जो अमेंडमेंट हुई है उसमें क्या न्यू चेंजेस आए हैं, क्या इस एक्ट के अंदर फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज किया जा सकता है या नहीं. तो जो ऐसे पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना से रिलेटेड है. सबसे पहले समझते हैं प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना क्या है. तो ये बेसिकली एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसे इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. नाउ बिकॉज ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है तो इसके अंदर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाता है टू हेल्प द एक्सपेक्टेंट मदर ताकि जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे हो सकें. एंड क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जो भी वेज लॉस हो रहा है उसे इसके थ्रू पार्शियली कंपनसेट किया जा सके. ये जो स्कीम है इसे 31 दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था एंड ये 2017 1 जनवरी से ऑल ओवर द इंडिया सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट होनी शुरू हुई.
तो बेसिकली इसमें डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ कैश ट्रांसफ़र, जिसमें जो प्रेग्नेंट विमेन है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और जो वेज लॉस हुआ जा रहा है उसे पार्शियली कंपनसेट किया जाता है। नाउ अगर हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बेनिफिशियरीज़ की बात करें तो इसमें सभी प्रेग्नेंट विमेन और साथ ही में लैक्टेटिंग मदर्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज विमेन विच आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो उनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है। ऑल्सो इसमें वो सारी प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स एलिजिबल हैं जो कि अपने फर्स्ट चाइल्ड की से लेकर प्रेग्नेंट हैं या फिर फर्स्ट चाइल्ड की लैक्टेटिंग मदर हैं ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2017। तो ये जो प्रोविज़न है ये फर्स्ट चाइल्ड जो है फैमिली का उस तक पहुंचता है। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको 5,000 रुपीज़ का कैश बेनिफिट दिया जाता है। इसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, जिसके अंदर जो प्रेगनेंसी है उसकी अर्ली रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, और अगर बर्थ हो चुका है तो बर्थ की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एंड ऑल्सो जो फर्स्ट साइकिल है वैक्सीनेशन का फर्स्ट लिविंग चाइल्ड का वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ जो विमेन हैं जो बेनिफिशरीज़ हैं दे ऑल्सो गेट कैश अंडर जननी सुरक्षा योजना, देयरफॉर जो टोटल होता है दैट बिकम्स ₹6,000। नाउ रिसेंटली प्रधानमंत्री मातृ योजना न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज देयर आर सर्टेन रिफॉर्म्स विच आर प्रपोज टू इट, एंड जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के इसे एक्सटेंड किया जाएगा टू द सेकेंड चाइल्ड ऑल्सो। लेकिन अगर सेकेंड चाइल्ड जो है अगर वो गर्ल चाइल्ड है तभी इसके बेनिफिट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बेसिकली अभी तक प्रधानमंत्री मातृ योजना के जो बेनिफिट्स हैं वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए मिलते हैं। कहा जा रहा है कि इसको सेकेंड चाइल्ड के लिए भी हमें एक्सटेंड करना चाहिए अगर सेकेंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है। वेल इस मूव को काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो चुकी हैं, इसे काफ़ी डिस्करेजिंग भी कहा जा रहा है क्योंकि इससे कहा जा रहा है कि दिस विल एनकरेज द प्री बर्थ सिलेक्शन, एंड इसे लेकर न्यूज़ ये आई है कि सेकेंड चाइल्ड को इसमें कवर करना चाहिए और इस कवरेज को यूनिवर्सलाइज करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ सेकेंड चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे नेम किया गया है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट का मेन एम है टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नाउ अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इसे लेकर इवन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने रजिस्टर किया कि हर साल ऑन एन एवरेज इंडिया में तकरीबन 2200 केसेस हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मिलते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को कंट्रोल करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो पर्सोनल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो प्रेजेंस है वो ऑल इंडिया है। ये पैन इंडिया लेवल पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पर्सोनल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ मेनली दे आर डिप्लॉयड टू एस्कॉर्ट ट्रेन्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो पर्सोनल्स होते हैं ये ट्रेन्स को एस्कॉर्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो रेलवे एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है, जो पैसेंजर्स हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है। एंड ये भी देखा गया है कि जो मेनली सस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जिसके अंदर विमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग की जाती है, दे यूजुअली प्रेफर इंडियन रेलवेज़, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही फास्टेस्ट और रिलायबल रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इट कैन असिस्ट दी लोकल पुलिस ताकि ये जो पूरा का पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क होता है इसे यहाँ पे कर्ब किया जा सके। सो ऑपरेशन आहट के अंदर जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रूट्स हैं वहाँ पे स्पेशल टीम्स को डिप्लॉय किया जाएगा, जिनका मेन फोकस होगा टू रेस्क्यू द विक्टिम्स एंड दैट टू पर्टिकुलरली विमेन एंड चिल्ड्रन। एंड इसके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी इंटेलिजेंस नेटवर्क रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है उसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, जिसके थ्रू जो विक्टिम्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा रूट फॉलो हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, पॉपुलर ट्रेन्स ऐसी कौन सी हैं जो कि मेजरली सस्पेक्ट्स यूज़ करते हैं, इन सबको कलेक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। बेसिकली वो कैरियर्स, वो एजेंट्स कौन हैं,
इन सब ऐसी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा थ्रू दी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। एंड इसी के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे उनको देखने के लिए जो साइबर सेल्स हैं दे विल स्टार्ट देयर ओन पेट्रोलिंग, एंड ताकि जो भी विक्टिम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके, एंड बेसिकली जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी है जिसके थ्रू हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकें वो इससे यहाँ पे स्ट्रेंथन अप होगी। ऑपरेशन आहट में उन ट्रेन्स के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाएगा जो कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, बिकॉज़ ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस सामने आते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेसिकली जो भी लोग हैं उन्हें फोर्सफुली या फिर फ्रॉड के बेसिस पे कहीं पे रिक्रूट कर दिया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एंड जिसका मेन एम होता है एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू जो प्रॉफिट होता है, दैट इज़ द मेन एम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वेल, इसमें ये भी देखा गया है कि चाहे मेन हो, विमेन हो, चिल्ड्रन हो, किसी भी एज ग्रुप के फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड कोई भी विक्टिम बन सकता है ऑफ दिस क्राइम, बट स्पेशली विमेन और चिल्ड्रन ज़्यादा विक्टिम्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। इनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, फोर्स मैरिज, डोमेस्टिक सर्विट्यूड के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ड्रग पेडलिंग, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं उसमें ज़्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर इंडिया में कौन कौन से सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं ये भी पता होना चाहिए ना। सबसे पहले टू काउंटर दिस ट्रैफिकिंग अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो वी हैव आर्टिकल 23 विच सेज इट प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। अगर हम आर्टिकल 24 देखें, इट इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो काउंटर ट्रैफिकिंग प्रोविजंस में आर्टिकल 23 और 24 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। इसके अलावा अगर हम लेजिस्लेशंस की बात करें, एक्ट्स की बात करें, तो वी हैव इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ITPA। इसका मेन एम है टू स्टॉप दिस इमोरल ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। इसके अलावा हमारे पास बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट है 1976, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशन एक्ट है 1986 का। देन वी हैव जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसके अंदर हर तरह की बॉन्डेड ऑफ फोर्स लेबर को भी प्रोहिबिट किया गया है। एंड ऑल्सो वी हैव पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, एंड इसके दिस इज़ अ बेसिकली स्पेशल लॉ जिसके अंदर चिल्ड्रन को सेक्शुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये और भी बहुत सारी लेजिस्लेशंस हैं जिसके थ्रू इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट हमारे पास प्रोविजंस हैं। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने 2006 में एंटी ट्रैफिकिंग सेल सेटअप किया था विच बेसिकली एक्टेड एज अ फोकल पॉइंट फॉर कम्युनिकेटिंग वेरियस डिसीजंस एंड फॉलो अप actions which are taken by the state governments to combat the crime against human trafficking. Along with this, around 10,000 पुलिस स्टेशंस के अंदर विमेन हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किए गए थे ऑल अराउंड द इंडिया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग लॉ इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्स इन इंडिया चल रहा है विच गोज अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, and it has released funds for the establishment of anti-trafficking units for 270 districts of the country. तो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करना होगा, एक अवेयरनेस जनरेट करनी होगी। एंड इसी के साथ साथ जो ट्रायल कोर्ट में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको इस मैटर में ट्रेन करने के लिए हाई कोर्ट लेवल में जुडिशियल कोलिजियम ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को करवाया जाता है। इसका मेन एम यही होता है ताकि जो जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो जो भी इश्यूज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से राइज होते हैं उसके प्रति सेंसिटाइज हो सकें, ताकि इन केसेस को लेकर हमें कोर्ट्स के अंदर स्पीडी प्रोसीडिंग्स देखने के लिए मिले। Now, if we talk about challenges which are related to human trafficking, तो we see wide range of challenges. स्पेशली सबसे पहले अगर हम जो ट्रैफिकिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड इट रिमेन्स अ बिग कंसर्न। देयरफॉर जो सक्सेस रेट होती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस इट इज़ वेरी पुअर। एंड इंडिया में पुलिस अभी तक जो ट्रैफिकिंग के केस हैं
उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत लेते हैं या फिर कोई और सेक्शन जो है आईपीसी की उसके अंदर उनको फाइल किया जाता है, विच क्रिमिनाइज बेसिकली द फोर्स्ड लेबर. एंड ये जो प्रोविजंस हैं हाउएवर दे आर वेरी अनइवनली एनफोर्स्ड एंड देयरफॉर जो पेनल्टीज़ हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. देयरफॉर कुछ ही फाइन्स और शॉर्ट प्रिजन सेंटेंसेस के बाद जो ऑफेंडर्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है. इसके अलावा हमारे जो गवर्नमेंट रन या फिर जो गवर्नमेंट फंडेड शेल्टर्स हैं दे आर वेरी इनएडिक्वेट, जिसकी वजह से देर आर वेरी शॉर्ट कमिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द विक्टिम्स. स्पेशली अगर हम चिल्ड्रन की बात करें जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस से आते हैं, वी डोंट हैव सफिशिएंट शेल्टर होम्स फॉर देम. ऑल्सो वी सी दैट देयर आर मैनी विक्टिम्स जिनको काफ़ी साल वेट करना पड़ता है टू रिसीव द सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटेड कंपनसेशन. बहुत बार स्टेट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल ऑफिसर्स हैं वो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते ताकि जो उनकी कंपनसेशन की रिक्वेस्ट है, जो उनकी एप्लीकेशन है, उसमें उनको असिस्टेंस मिल सके. आगे बढ़ते हैं तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस 2022 रिलीज़ की, जिसके अंदर अगर कोई जर्नलिस्ट कंट्री की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, फॉरेन स्टेट्स के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस या फिर पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी एक्ट करता है तो उनकी जो एक्रीडेशन है उसे विड्रॉ कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा. इसके अलावा अगर डिसेंसी या मोरालिटी की भी अगर की बात आती है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर बात आती है, डिफमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इन सभी केसेस के अंदर जर्नलिस्ट की जो एक्रीडेशन है उसे विड्रॉ कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा. इसी के साथ साथ जो न्यू गाइडलाइंस आई उसमें ये भी कहा गया कि जो भी एक्रीडेटेड मीडिया पर्सन हैं दे कैन नॉट यूज़ द वर्ड्स accredited to the government of India and they are prohibited to use these words on public or their social media profile. अगर जर्नलिस्ट का कोई विजिटिंग कार्ड है, लेटर हेड्स हैं, पब्लिश्ड वर्क है, कहीं पे भी जो accredited मीडिया पर्सनस हैं दे कैन नॉट यूज़ द वर्ड्स accredited to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पीएम केयर फंड से रिलेटेड है. पीएम केयर फंड की इंसेप्शन मार्च 2020 में होती है एंड तब से लेकर मार्च 2021 तक पीएम केयर फंड में 10,990 करोड़ रुपीस कलेक्ट हुए हैं. इस पूरे पीएम केयर फंड का ऑडिट होता है जिससे पता चलता है कि इस टोटल में से 3,976 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए थे इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 एंड जो बाकी का जो बैलेंस है दैट इज़ अनस्पेंट. तो यहाँ से बेसिकली पीएम केयर फंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे सबसे पहले हमें पीएम केयर फंड का जो फुल फॉर्म है ये पता होना चाहिए. इट इज़ बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड. जो केयर्स है दैट इज़ सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड. इसे 2020 में क्रिएट किया गया था. बेसिकली कोविड-19 पैंडमिक की जब शुरुआत थी तब इस फंड को क्रिएट किया गया था एंड इट वाज बेसिकली सेटअप टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और एनी डिस्ट्रेस सिचुएशन. जिस तरह कोविड-19 पैंडमिक ने आकर एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया था. ना अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो पीएम केयर फंड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, दे आर एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज ऑफ दिस फंड. तो बेसिकली इस फंड का ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी भी तरह की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी कैलामिटी अगर आ जाती है, मैन मेड नेचुरल डिज़ास्टर, कुछ भी ऐसा आता है जिसके लिए सपोर्ट, रिलीफ या फिर असिस्टेंस देने के लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा. इवन फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, कोई नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं पे बनाना है, कोई रिसर्च करनी है, किसी भी तरह की सपोर्ट और असिस्टेंस के लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा. ना ये जो फंड है इसमें पूरी की पूरी वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. इसमें इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है एंड इसे किसी भी तरह की बजटरी सपोर्ट नहीं मिली थी.
नाउ जो डोनेशन पीएम केयर फंड में हुई हैं, दे वुड क्वालिफाई फॉर ATG बेनिफिट्स, जिसके थ्रू 100% एग्जेम्पशन उसके अंदर मिलती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. एंड अगर डोनेशंस पीएम केयर फंड में हुई हैं, सो दे विल बी ऑल्सो काउंटेड एज दी CSR एक्सपेंडिचर. जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके अंदर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जिसके तहत अगर किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पीएम केयर फंड में भी डोनेट किया, तो उसे भी इट वुड बी काउंटेड एज द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर. एंड इवन पीएम केयर फंड को एक्सेप्शन भी दी गई अंडर FCRA. FCRA इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. तो जब भी फॉरेन से डोनेशन लेनी होती है तो FCRA के थ्रू अकाउंट खुलता है, लेकिन पीएम केयर फंड को एग्जेम्प्ट किया गया और वहाँ पे इसी फंड में एक सेपरेट अकाउंट बनाया गया टू रिसीव द फॉरेन डोनेशंस, जिसके थ्रू पीएम केयर फंड में चाहे कोई फॉरेन इंडिविजुअल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते थे. नाउ इट बेसिकली फंक्शंस विद ट्रांसपेरेंसी, और इसके जो फंड्स हैं इन्हें ऑडिट किया जाता है बाय एन ऑडिटर हु इज़ बेसिकली द चार्टर्ड अकाउंटेंट. ही इज़ बेसिकली ड्रॉन फ्रॉम द पैनल विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कैग जो हैं, उनके जो पैनल है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ पे ऑडिट करने के लिए भेजते हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से रिलेटेड है. दिस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है जिसके अंदर 6 नॉन मुस्लिम अनडॉक्यूमेंटेड माइनॉरिटीज़ जो कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से आई हैं, एंड दैट टू December 31, 2014 से पहले यहाँ पे ये इंडिया में एंटर हुए हैं, उन माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात की गई. इसे लेकर अभी तक होम मिनिस्ट्री ने जो रूल्स हैं वो फ्रेम नहीं किए थे, एंड इसी को लेकर ये न्यूज़ भी आई है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री कमेटी से और टाइम मांगा है ताकि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूल्स फ्रेम कर सकें. और इसे लेकर ये कहा गया कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है अभी वो चल रहा है, एंड ये जो रूल्स हैं इनकी फॉर्मेशन डिले हुई बिकॉज ऑफ पैंडमिक. एंड यहाँ पे याद रखिए कि बेशक ये एक्ट ज़रूर आ चुका है, लेकिन जब तक रूल्स नहीं बनते जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन.